Hello everyone, myself Dr. Manoj Kumar Nelwal. Today we discuss photochemistry. Introduction. Photochemistry deals with the study of the effect of light energy on chemical reaction and with its rates and mechanism. तो फोटोकेमिस्ट्री में हम लाइट एनर्जी का प्रभाव देखते हैं केमिकल रिएक्शंस पर और इन रिएक्शंस की रेट और मैकेनिज्म पर। फोटोकेमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनकी वेवलेंथ रेंज है 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। जब ये एब्जॉर्प्शन होगा जो भी विजिबल रेडिएशंस का, तो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और इससे जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। किसके लिए? केमिकल चेंज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। फोटोकेमिस्ट्री के बेसिक्स में जाने से पहले एक प्रिंसिपल है बॉर्न ऑपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन, जिसके अनुसार द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। यानी इन चार एनर्जी का जो सम है, इसमें मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है वो इन चार एनर्जी का सम के बराबर है। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल मोशंस के कारण है। जो कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, उस मूवमेंट के कारण जो उसके अंदर एनर्जी है दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल है यदि उसमें रोटेशन है, यदि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसके कारण जो उसके अंदर एनर्जी है वो रोटेशनल एनर्जी है। वाइब्रेशंस के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी है, और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। In general, electronic energy is much more than vibrational energy, which in turn much more than rotational energy, and which in turn more than translational energy. Out of these four different energy, translational energy is not quantized. That is, it is only 4% of the total energy. That's why it takes negligible. इसको negligible मान लिया जाता है। पहली बात, क्योंकि ट्रांसलेशनल एनर्जी क्वांटाइज नहीं है। इससे मतलब है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि मॉलिक्यूल अपने ट्रांसलेशनल मोशंस करता रहता है, और ये टोटल एनर्जी का 4% है, इसलिए इस पार्ट को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। और टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड electronic. It means these three energies have individual existence. This is the main point, which is means quantized. This means the molecule have discrete rotational, vibrational and electronic energy levels. यानी मॉलिक्यूल के अलग अलग रोटेशनल लेवल होंगे, अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे। इसी का मतलब है कि ये एनर्जीज क्या हैं, क्वांटाइज हैं, मतलब इनकी अपनी डिफरेंट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एनर्जी लेवल्स। यू कैन सी हियर द टू कप्स, one is below and one is above. The below curve is the ground electronic state of the molecule, while the above curve is excited electronic state of the molecule. You can see here in ground electronic state there are various vibrational energy levels, which is shown here by V double dash,
equal to 0, V double dash equal to 1, V double dash equal to 2, V double dash equal to 3. These are the vibrational energy levels in the ground electronic state. And in vibrational energy levels, there are rotational energy levels. You can see here, which is shown by J double dash equal to 0, J double dash equal to 1, J double dash equal to 2, and so on. It means each electronic state have different vibrational energy levels, and each vibrational energy levels have different rotational energy levels. You can see simultaneously the same concept is from the excited electronic state. You can see excited electronic state have vibrational energy levels, you can see, which is shown by V dash equal to 0, V dash equal to 1, and each vibrational energy levels have different rotational energy levels, which is shown by J dash equal to 0, J dash equal to 1, and so on. This is the quantification, which is, you said earlier, quantize. These three energies are quantized. When transition or excitation takes place between the rotational energy levels, it means J dash equal to 0 to higher energy levels, then we get rotational spectra. For rotational spectra, the electromagnetic radiations we use, which lies in the microwave region. That's why it is called microwave spectra or rotational spectra. When transition or excitation takes place between vibrational energy levels, it means V double dash equal to 0 to 1 or 0 to 2, then it is called vibrational spectra. The electromagnetic radiation used in this spectra is infrared region. That's why it is also called IR spectra or vibrational spectra. When a molecule is excited from its ground state to excited state, it means from down to above the curve, then it is called electronic spectroscopy or UV visible spectroscopy. When electrons or molecule is excited from its ground state to electronic excited state, then we get electronic spectra or UV visible spectra. In photochemistry, we use UV radiations. It means in photochemistry, molecule is excited from its ground state to excited state. Here we summarize some of the regions, their wavelength, and what type of excitation takes place there. You can see whenever we use electromagnetic radiations are radio frequency. When we interact with the electromagnetic radiation which are lies in the radio frequency region. What is radio frequency region? You can see who have a frequency of 3 into 10 to the power 8 to 3 into 10 to the power 10 hertz. What happen? Electron or nuclear spin. The change in the spin of an electron either or nucleus. If change in spin of an nucleus takes place, then it is called nuclear magnetic resonance spectroscopy. However, when the change in spin of an electron takes place, then it is called electron spin resonance spectroscopy, ESR spectroscopy. The next, microwave. We see earlier, when we interact the molecule with microwave region of light, that is 3 into 10 to the power 10 to 3 into 10 to the power 12 hertz. What happened? The molecule, the rotational energy of the molecule changes. It means transition between the rotational energy levels happens, and we get rotational spectra or microwave spectra. When the region is IR region, what happened?
vibration. The molecule begins to vibrate on absorption of light in the IR region, and we get vibrational spectra and or IR spectroscopy. And the last one is UV visible. When we interact with the molecule with the UV visible light, what happen? Electronic excitation. It means electrons excited from ground to excited state, and we get electronic spectra or UV visible spectra. In photochemistry, we use the electromagnetic radiation in the UV visible regions. The points which I said earlier is right here. You can see the transition between rotational energy levels in a particular vibration energy levels are observed in the microwave region and known as pure rotational spectra. If transition between vibration energy levels within the same electronic string occurs, then we get pure vibrational and vibrational rotational spectra, because we know in each vibrational energy state there is different or many rotational energy state. That's why we get pure vibrational as well as vibrational rotational spectra. If the transition between electronic energy levels occurs, then we get electronic spectra. Two other spectroscopy are there which lie in the radio frequency region, which I told you in the table. When we interact with the molecule with RF region light, there is a change in spin of a nucleus takes place or an electron. That's why it is called, if nucleus change of spin nucleus takes place, that is called nuclear magnetic resonance spectroscopy. And if the change of spin takes place of an electron, that's why then it is called electron spin resonance spectroscopy. One different or other type of spectroscopy is also there, which is Raman spectroscopy, in which we get the same information as we get from microwave and IR region. In this case, there is no absorption of light. There happen scattering, and the incident light which we use which lies in the visible regions. So there are different spectra we get when we interact the electromagnetic radiations with the molecules. Now we come to our basic concept, knowledge of photochemistry. What is photochemical energy? Here you can see in thermal reaction, when in thermal reaction which is proceed by heating, तो जब हम हीट करते हैं, जो हीट्स यानी जो रिएक्शन दो प्रकार से हो सकती है, या तो हम हीटिंग करते हैं या हम उसको इंटरेक्ट कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ. तो थर्मल रिएक्शन में क्या करते हैं, आप हीटिंग करते हैं. जब आप हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है. जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, वो ग्राउंड वाली स्टेट में ही रहते हैं, मतलब वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ही रहते हैं. लेकिन होता क्या है कि उनकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है. यानी जब आप हीट करते हैं, यानी आप यदि कोई थर्मल रिएक्शन है, थर्मल रिएक्शन मतलब जो प्रोसीड करती है टेम्परेचर बढ़ने से, यानी हीटिंग से, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कोई चेंज नहीं आता. मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में नहीं जाता. लेकिन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में रहता है. कैसे? उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, रोटेशनल एनर्जी भी बढ़ जाती है और वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाती है. और जब ये एनर्जी बराबर हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टिंग कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में. इसके विपरीत जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, यानी हायर एनर्जी स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में. कब? कि जब हम उसको इंटरेक्ट कराते हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन से. तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, किसमें, फोटोकेमिस्ट्री में या फोटोकेमिकल रिएक्शंस में. तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए. किस किस के बीच में, ग्राउंड एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट के बीच में, उसी को हम कहते हैं फोटोकेमिकल एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है, ये जो कंपाउंड है, उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है उससे ज़्यादा होती है। यानी ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उससे ज़्यादा फोटोकेमिकल एनर्जी होती है। इस कारण क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसमें डिसोसिएशन हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट हो जाता है, मॉलिक्यूल टूट जाता है और रेडिकल्स बनते हैं, और फिर वो रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। This is some points which we mentioned about photochemical energy. The selective excitation. This is a very different contrast behavior than thermal reaction. In thermal reaction, when we increase the temperature, all the molecules, all the reactant molecules की जो एनर्जी है वो समान रूप से बढ़ती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटेक्ट कराते हैं यूवी विजिबल के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, तो जो सेलेक्टिव एक्साइटेशन है, तो जो माना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल दो हैं, हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल उसमें से एक्साइट हो और दूसरा ग्राउंड स्टेट में ही रहे। तो ये जो डिफरेंट बिहेवियर है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का, ये इसको अलग करता है थर्मल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस में क्या होता है, जब अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है तो सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी समान रूप से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे ही आपने यूवी विजिबल रेडिएशन को इंटेक्ट कराया तो हो सकता है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक एक्साइट हो जाए और एक ग्राउंड स्टेट में ही रह जाए, और जो फोटोकेमिस्ट्री या जो केमिकल रिएक्शंस हो वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के कारण हमको शो होंगी, या उसके कारण जो होंगे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो यही पॉइंट लिखा गया है, जो सेलेक्टिव एक्साइटेशन है किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, जब वो लाइट एब्जॉर्ब करता है यूवी विजिबल रेडिएशंस में, ये एक यूनिक कैरेक्टर है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स है उसकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत डिफरेंट है किससे, उस मॉलिक्यूल से जो कि ग्राउंड स्टेट में है थर्मल रिएक्शंस में, क्योंकि थर्मल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। तो उसके कंपैरिजन में जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसमें जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, यानी जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया है, उसकी जो केमिस्ट्री है बिल्कुल डिफरेंट है। इस कारण से ही फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम हाईली स्ट्रेन थर्मोडायनेमिकल जो अनस्टेबल कंपाउंड है वो भी बना सकते हैं, या वो भी हम फॉर्म कर सकते हैं। The photochemical reactions are highly stereospecific and the products obtained differ in stereochemistry from those obtained thermally. थर्मली जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनके कंपेरिजन में जो आपको फोटोकेमिकली जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होगी। Now, because we say in photochemistry there is electronic excitation, यानी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, तो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं, ऑर्बिटल्स। कौन सी ऑर्बिटल्स में? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग दैट इज सिग्मा एंड पाई, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, एंड नॉन बॉन्डिंग which is shown by small n. You can already know when atomic orbitals combine, they form molecular orbitals. If two atomic orbitals overlap axially, then two molecular orbitals are formed, that is sigma bonding, sigma anti-bonding. If two atomic orbitals overlap parallelly, then they form two molecular orbital, two pi molecular orbital, that is pi bonding and pi anti-bonding. And a non-bonding molecular orbital which do not take part in overlapping. The lone pair on atom remains in non-bonding molecular orbital. These total 5 are shown here by the diagram. You can see sigma, pi, n, pi star and sigma star. Or these type of electronic excitation, you can see the electron from the sigma molecular orbital is excited to sigma anti-bonding molecular orbital, that is called sigma to sigma star transition. And another next one, n to sigma star,
द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू sigma star molecular orbital, that is n2 sigma star. Similarly pi to pi star and n2 pi star. इन चार के अलावा और भी ट्रांजिशंस होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है या वो नॉन फेवरेबल होते हैं, इसलिए उनको कंसीडर हम नहीं करते। जनरली ये चार मेन ट्रांजिशन है। इन चार में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशंस जो हम डिस्कस करते हैं या जो हम स्टडी करते हैं वो हैं, ये देखिए इनका एनर्जी का क्रम दिखा गया है। सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, उससे कम एन टू सिग्मा स्टार, उससे कम पाई टू पाई स्टार, उससे कम एन टू पाई स्टार। यू कैन सी ऑल्सो हियर बाय दिस डायग्राम। द लोएस्ट एनर्जी फॉर ट्रांजिशन इज एन टू पाई स्टार, इससे ज़्यादा पाई टू पाई स्टार, इससे ज़्यादा एन टू सिग्मा स्टार और सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। आउट ऑफ 4 type of electronic transition, the most important transition are these two, which is lowest energy transition, which are n to pi star and pi to pi star. These two transitions are important in electronic spectroscopy because for these transitions lower energy required and they occurs at higher wavelength, means they lie between the UV visible range 200 to 800 nanometer. That's why these transitions are important. The transitions which require higher energy, they occur at lower wavelength. It means they lie below 200 nanometer. That's why we do not consider in UV visible region. Here ये एक एग्जांपल हमने शो किया है इथाइलिन मॉलिक्यूल का। आप जानते हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। 4 डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उससे बनती है, सिग्मा, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। हियर वी शो टू in between two. We do not take the lowest energy sigma and the higher energy sigma star. We take the between two. Why we take this? Because sigma, pi star, sigma star, टोटल इलेक्ट्रॉन सिग्मा में 2, पाई में 2, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो सिग्मा में 2 आ गए, पाई में 2 आ गए, पाई स्टार भी खाली है और सिग्मा स्टार भी खाली है। अब जो ट्रांजिशंस होता है वो उसके लिए रूल है, वो होता है उस ऑर्बिटल से जिसमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मतलब जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उससे कहाँ होता है लूमो में, मतलब उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम है लेकिन जो वैकेंट है। इसलिए इथिलीन के केस में जो होमो है हमारी ऑर्बिटल वो पाई है और जो लूमो है वो पाई स्टार है। यू कैन सी हियर, तो हियर द हमने दिखाया है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इथाइलिन की, और ये पाई स्टार है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इथाइलिन की। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम जानते हैं पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिखा दिए, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड सिग्नल स्टेट। एस फॉर सिंगलेट, एस फॉर ग्राउंड स्टेट, सॉरी यहाँ पे ग्राउंड की जगह लिखना चाहिए था सिंगलेट, एस फॉर सिंगलेट स्टेट और 0 फॉर ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड है, इसलिए टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल जो होता है 2s+1 उससे 1 आएगा, इसलिए यानी सिंगल स्टेट है, तो S 0 हो जाएगा। S मतलब रिजल्टेंट स्पिन, प्लस हाफ माइनस हाफ यानी 0, 2 × 0 + 1 यानी ओवरऑल 1, दैट्स मीन इट इज सिंगल स्टेट। वेन अब क्या होगा, जैसे यूवी विजिबल रेडिएशन आपने दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, यानी देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चले गया हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में यानी पाई स्टार में, लेकिन अभी उसका स्पिन पेयर्ड ही है, अभी स्पिन में रिवर्सल ऑफ स्पिन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है, जब हम आगे पढ़ेंगे। सिलेक्शन रूल कहता है, सिलेक्शन रूल कहता है कि उन 2 स्पिन स्टेट में ट्रांजिशन हुआ जिनका जो क्या हो रिजल्टेंट स्पिन 0 रहे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ स्पिन में चेंज ना है। तो जैसे अब अगर आप देखेंगे स्पिन अभी भी क्या है, दोनों के जो स्पिन है वो अभी भी क्या है पेयर्ड है, नीचे प्लस हाफ ऊपर माइनस है, अभी भी जो तो रिजल्टेंट स्पिन है वो कितना था 0 है। इससे पहले भी क्या था, जब दोनों एक साथ थे तब भी 0 है, तो ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। अब इसको स्टेट को क्या बोला गया S1, मतलब है सिंगल स्टेट, मतलब मल्टीप्लिसिटी अभी भी 1 है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, यानी फर्स्ट वन आ गया, वन मतलब फर्स्ट एक्साइटेड, वन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वन एक्साइटेड स्टेट। अब यदि जो हाई एनर्जी स्टेट है वहाँ इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाए, यानी रिवर्सल ऑफ स्पिन, स्पिन चेंज हो गया, अब दोनों का स्पिन क्या हो गया, सेम, यानी प्लस हाफ यानी एक, यानी 2 × 1 + 1 यानी कितना आ गया 3, यानी ये कौन सी स्टेट होगी, ट्रिपलेट। देखिए कौन सी ट्रिपलेट स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है ग्राउंड सिंगल स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगल स्टेट क्या है, और फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट क्या है। सिलेक्शन, तभी मैंने बताया आपको पहले, दो सिलेक्शन रूल्स हैं, स्पिन सिलेक्शन रूल्स और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल्स। स्पिन सिलेक्शन रूल्स में क्या होगा, वो कहता है सारी एक्साइटेशन मतलब ट्रांजिशंस प्रोसेस जिसमें स्पिन क्या रहे, कंजर्व्ड रहे, यानी मल्टीप्लिसिटी में चेंज ना आए, वो सारे क्या हैं, अलाउड ट्रांजिशन, यानी सिंगलेट टू सिंगलेट अलाउड है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट अलाउड है। लेकिन जहाँ स्पिन चेंज हो जाएगा वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट अलाउड नहीं है। इसका मतलब है सिंगलेट टू ट्रिपलेट जो है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, मतलब वो अलाउ नहीं है। तो जैसा अभी आपने देखा, जब S0 में था तो भी रिजल्टेंट स्पिन कितना था, 0 था, यानी कौन सी स्टेट थी, सिंगलेट। और जब वो फर्स्ट एक्साइटेड में गया तब भी रिजल्टेंट स्पिन कितना था, 0, तब भी स्टेट कौन सी थी, सिंगलेट, यानी सिंगलेट टू सिंगलेट क्या है, ट्रांजिशन अलाउड है, यानी ये अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन अगर हम कहें कि S0 से T मतलब सिंगलेट टू ट्रिपलेट, तो ये अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन। और दूसरा रूल है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, वो कहता है कि ट्रांजिशन जो होगा वो उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगा जिनकी सिमेट्री सेम हो, यानी पाई टू पाई स्टार या सिग्मा टू सिग्मा स्टार। उन ट्रांजिशन उन दो ऑर्बिटल्स के बीच में नहीं होगा जिनकी सिमेट्री क्या होगी, अलग अलग, जैसे n2 सिग्मा स्टार या n2 पाई स्टार। तो ये दो रूल हैं सिलेक्शन रूल, जो बताते हैं किन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन हो। लेकिन फिर ब्रेक डाउन ऑफ सिलेक्शन रूल है कि हम कहते हैं कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट फॉरबिडन है और n2 पाई स्टार फॉरबिडन है। अभी आपने बताया सिंगलेट टू ट्रिपलेट अलाउ नहीं है फर्स्ट रूल से, और n2 पाई स्टार अलाउ नहीं है सेकेंड रूल से, लेकिन फिर भी ये होते हैं। तो ये ब्रेक डाउन ऑफ सिलेक्शन रूल है, यहाँ पे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशंस होते हैं वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एनर्जी बैरियर क्या हो, कम हो, यानी n2 पाई स्टार ट्रांजिशन क्या है, जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम चाहिए, इसलिए ये ट्रांजिशन होता है। ऐसी जहाँ पे सिंगलेट और ट्रिपलेट के बीच में एनर्जी गैप कम होगा वहाँ भी ट्रांजिशन कौन सा हो जाएगा, सिंगलेट टू ट्रिपलेट। तो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ सिलेक्शन रूल। नाउ फ्रैंक कैनन प्रिंसिपल, this tells that there is no selection rule for a given electronic transition। हम कहते हैं कि जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, लेकिन इसके लिए कोई सिलेक्शन रूल नहीं है कि किन दो लेवल्स के बीच में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, और हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, और उस हर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। तो किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिलेक्शन रूल आपके पास नहीं है, यही कहना चाह रहा है फ्रैंक कैनन। तो वो क्या कहता है, सारे ट्रांजिशंस जो कहाँ से हो सकते हैं, लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल, क्योंकि आपने देखा होगा ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में सबसे नीचे कौन है, V∞ = 0, जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। वहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है हायर वाली, उसके किसी भी एनर्जी लेवल वाइब्रेशन लेवल पे ट्रांजिशन पॉसिबल है। यानी जो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की जो लोएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल है V = 0 से हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की किसी भी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई सिलेक्शन रूल नहीं है। लेकिन जब देखा गया कि जो सारे ट्रांजिशन थे इनकी जो इंटेंसिटी थी वो समान नहीं थी, इनकी इंटेंसिटी में क्या था, डिफरेंस था। तो फ्रैंक कैनन ने एक बात कही, उन्होंने कहा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है किसी भी मॉलिक्यूल की वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो क्या आप ध्यान से समझिएगा कि जब आपने जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स दिखाए नीचे,
एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में। उसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशंस, और जब अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो उसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और जब वाइब्रेशन एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाना चाहिए, बॉन्ड को डिसोशिएट होना चाहिए, यानी जो एटम है वो टूट जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले ही डिसोशिएट कर जाएगा, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे हम स्टडी करेंगे, कैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। इस बात को समझाने के लिए फ्रैंक कोलोन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का समय है वो बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन के समय से कंपेयर, यानी जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का समय है उससे कम समय में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो समय बहुत कम है, यह है 10⁻⁻15। अब थोड़ा सा सो नहीं हो रहा है। और जो वाइब्रेशनल का समय है वो 10⁻⁻13 है, यानी 100 टाइम फास्ट है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल बिना डिसोसिएट हुए ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। इसी बात को दूसरी तरह से कहा गया कि जो मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो होंगे जिसमें जो इंटर न्यूक्लियर मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, यानी मॉलिक्यूल उसी अवस्था में रहा, मतलब उसके बॉन्ड डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहाँ चले गए, एक्साइड। ये फ्रैंक कोलोन प्रिंसिपल आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का समय कम था और वाइब्रेशनल एक्साइटेशन का समय ज़्यादा था। इसलिए मॉलिक्यूल की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो और उसकी एनर्जी बिना उसमें चेंज आए ट्रांजिशन हो गया। ये देखिए डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये वही डायग्राम है जो हमने पहले भी दिखाया था कि ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है नीचे, ऊपर हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। इसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं ग्राउंड में भी और एक्साइटेड में भी है, और हर वाइब्रेशन में रोटेशनल है, वो जो मैंने यहाँ शो नहीं किया है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो V बराबर ∬0 यानी लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल से जो हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसके किसी भी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होना चाहिए, किसी भी, क्योंकि सिलेक्शन रूल आपके पास नहीं है। यही तो कहा अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा। लेकिन जो ट्रांजिशन हुआ लेकिन उनकी इंटेंसिटी समान नहीं आई। इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रांजिशन में जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी, ज़्यादा मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कुछ में ज़्यादा थी, कुछ में कम थी, इसलिए इंटेंसिटी में क्या आया, डिफरेंस आया। अब देखिए, आप राइट हैंड में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो किया है। आप देख सकते हैं जब ट्रांजिशन 0 to 2 हुआ या 0 to 0 हुआ, 0 to 1, 0 to 3, 0 to 4, जो मैंने यहाँ पर शो किया है 0 to 2 किया है सिर्फ, और भी ट्रांजिशन हो रहे हैं, ट्रांजिशन सारे होंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन सा था, जो कहाँ से हुआ, V∬0 से V∬2। इस बात का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ लेकिन 0 to 0 की इंटेंसिटी, यानी 0 to 0 ट्रांजिशन कौन होगा, जिसमें कोई इंटर न्यूक्लियर चेंज नहीं आएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, इसीलिए जो मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन था वो 0 to 2 था और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो सबसे ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखा है यही फ्रैंक कोलोन प्रिंसिपल का बेसिक पॉइंट है, क्योंकि आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है उसका समय कम है, तो वो कह रहा है इसलिए हम कैसे दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, सीधे वर्टिकल लाइन से, सीधी रेखा से, सीधे स्टेट, जो किसमें प्लॉट करी हमने, पोटेंशियल एनर्जी जो ई से मैंने शो किया है वर्सेस न्यूक्लियर डिस्टेंस जो नीचे है। तो आप सीधी रेखा से इसको शो कर सकते हैं। क्यों सीधी रेखा से शो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन फास्ट है वाइब्रेशनल एक्साइटेशन से। तो ये फ्रैंक कोलोन प्रिंसिपल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है इस बात को समझाने के लिए कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो था वो हमें मिला, इसलिए मिला क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का समय कम था वाइब्रेशनल एक्साइटेशन से, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया और मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। हालांकि थोड़ा चेंज आता है
थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। वो हम कैसे कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि जो ट्रांजिशन मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन था वो 0 to 2 था। 0 to 2 का मतलब जो अपर कर्व है वो थोड़ा स्लाइटली राइट साइड को चले गया, यानी बॉन्ड डिस्टेंस में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आया है। सम जनरल पॉइंट्स अबाउट द एक्साइटेशन प्रोसेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड। पहला कि जो एक्साइटेशन होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। कहाँ से, ग्राउंड से एक्साइटेड। लेकिन वो ग्राउंड कौन सी स्टेट होगी, वो ग्राउंड स्टेट होगी फील्ड ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉनिक का एक्साइटेशन होगा फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल में। यानी कहाँ, होमो टू लूमो, वही मैंने आपको बताया था पाई टू पाई स्टार में। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट मतलब जिसकी एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो और जो फील्ड हो। किस उससे कहाँ होगा, लूमो में, मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है और वो क्या होनी चाहिए, अनऑक्यूपाइड, यानी वो वैकेंट होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, एट द इंस्टेंस ऑफ एक्साइटेशन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रीऑर्गेनाइज, जो मैंने भी बताया, ये फ्रैंक कोनन ने बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में थे दो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा और उनकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा, न्यूक्लियर पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो चेंज, जो भी बताया, ये फ्रैंक कोनन के एस्पेक्ट हैं, सारी बातें कि न्यूक्लियर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। चौथा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट अंडरगो स्पिन इन्वर्जन, वो कहता है स्पिन इन्वर्जन नहीं होगा शुरू में इन्वर्जन नहीं हुआ। जब ट्रांजिशन हुआ, मैंने यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में गया था, आपने देखा होगा, तो नीचे प्लस हाफ माइनस हाफ दो इलेक्ट्रॉन थे। जब एक्साइट हुआ तो जो प्लस हाफ तो वही रहा, जो माइनस हाफ हुआ वो ऊपर हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में गया, लेकिन अभी भी उसका स्पिन क्या है, पेयर्ड है, मतलब अपोजिट स्पिन, यानी माइनस हाफ। स्पिन का रिवर्सल नहीं होगा क्योंकि वो सिलेक्शन रूल उसको अलाउ नहीं करता है। सिलेक्शन रूल कहता है उन दो ऑर्बिटल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा जिनकी स्पिन स्टेट क्या हो, सेम, यानी सिंगलेट सिंगलेट हो या ट्रिपलेट ट्रिपलेट। इसी बात को मैंने अगले पॉइंट में बताया, क्योंकि इन्वर्जन फॉरबिडन, इन्वर्जन को मना किया गया है, किसके अकॉर्डिंगली, स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंगली, जो ये कहता है कि स्पिन का कंजर्वेशन होगा, यानी स्पिन कंजर्वेशन ऑफ स्पिन रहेगा, मतलब सिंगलेट टू सिंगलेट रहेगा, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट रहेगा, स्पिन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगला पॉइंट, ऐसा होता नहीं, हालांकि स्पिन चेंज होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट वहाँ बनाई थी, लेकिन होगा कहाँ, बाद में। तो लिखा है चेंज इन स्पिन स्टेट में अकर इन अ सेपरेट स्टेप फ्रॉम एक्साइटेशन से डिफरेंट स्टेप होगा। वहाँ पे क्या होगा, फिर सिंगलेट जो होगा, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट थी, उसका स्पिन चेंज होगा और उससे क्या बनेगी, फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने अभी फर्स्ट पार्ट आपको डिस्कस किया। जब नेक्स्ट पार्ट होगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जैव-लॉन्स्की डायग्राम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने का है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इसके साथ ही मेरा एक आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि जब हम इन वीडियोस को FB में, फेसबुक में या यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, तो इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत कम हो जा रही है, जिसके कारण मैंने काफ़ी वीडियो इससे पहले भी शेयर किए थे। तो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल मनोज कुमार नेरवाल के नाम से। आप वहाँ पे बहुत टॉपिक्स में मैंने मैटर क्रिएट किया है। फर्स्ट टाइम मैंने PPT के थ्रू ये एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा आप लोगों से, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी काफ़ी, हम बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में इसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हम FB में या यूट्यूब में इसको अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़, मतलब बहुत कम हो जा रही है। तो जब भी आप इन वीडियोज़ को देखें तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अपने मोबाइल में हाई क्वालिटी में देखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको इनको समझने में ज़्यादा आसानी है। तो इसके सेकंड पार्ट को मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।